नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका साहित्य सागर चैनल पर, जहां हम प्रस्तुत करते हैं हिंदी साहित्य की अमूल्य धरोहरें। आज हम लेकर आए हैं मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा रचित उपन्यास गबन का अध्याय 4 भाग 36 से 40। ये भाग उन घटनाओं से भरपूर है जहां पात्रों की जिंदगी निर्णायक मोड़ पर पहुंचती है। कहानी अब उस पड़ाव पर है जहां अतीत, वर्तमान और भविष्य तीनों आमने सामने खड़े हैं। देवीदीन ने चाय की दुकान उसी दिन से बंद कर दी थी और दिन भर उस अदालत की खाक छानता फिरता था जिसमें डकैती का मुकदमा पेश था और रमानाथ की शहादत हो रही थी। 3 दिन रमा की शहादत बराबर होती रही और तीनों दिन देवीदीन ने न कुछ खाया और न सोया। आज भी उसने घर आते ही आते कुर्ता उतार दिया और एक पंखिया लेकर झलने लगा। फागुन लग गया था और कुछ कुछ गर्मी शुरू हो गई थी, पर इतनी गर्मी न थी कि पसीना बहे या पंखे की जरूरत हो। अफसर तो जाड़ों के कपड़े पहने हुए थे, लेकिन देवीदीन पसीने में तर था। उसका चेहरा, जिस पर निष्कपट बुढ़ापा हंसता रहता था, खिसियाया हुआ था, मानो बेगार से लौटा हो। जग्गो ने लोटे में पानी लाकर रख दिया और बोली, चिलम रख दूं? देवीदीन की आज 3 दिन से यह खातिर हो रही थी। इसके पहले बुढ़िया कभी चिलम रखने को न पूछती थी। देवीदीन इसका मतलब समझता था। बुढ़िया को सदै नजरों से देखकर बोला, नहीं, रहने दो, चिलम न पीऊंगा। तो मुंह हाथ तो धो लो, गर्द पड़ी हुई है। धो लूंगा, जल्दी क्या है? बुढ़िया आज का हाल जानने को उत्सुक थी, पर डर रही थी कहीं देवीदीन झुंझला न पड़े। वह उसकी थकान मिटा देना चाहती थी, जिससे देवीदीन प्रसन्न होकर आप ही आप सारा वृत्तांत कह चले। तो कुछ जलपान तो कर लो, दोपहर को भी तो कुछ नहीं खाया था। मिठाई लाओ, पंखी मुझे दे दो। देवीदीन ने पंखिया दे दी। बुढ़िया झलने लगी। 2-3 मिनट तक आंखें बंद करके बैठे रहने के बाद देवीदीन ने कहा, आज भैया की गवाही खत्म हो गई। बुढ़िया का हाथ रुक गया। बोली, तो कल से वह घर आ जाएंगे। देवीदीन, अभी नहीं छुट्टी मिली जाती, यही बयान दीवानी में देना पड़ेगा। और अब वह यहां आने ही क्यों लगे? कोई अच्छी जगह मिल जाएगी, घोड़े पर चढ़े चढ़े घूमेंगे। मगर है डा पक्का मतलबी 15 बेगुनाहों को फंसा दिया। 5-6 को तो फांसी हो जाएगी, औरों को 10-10, 12-12 साल की सजा मिली रखी है। इसी के बयान से मुकदमा सबूत हो गया। कोई कितनी ही जिरह करे, क्या मजाल जरा भी हिचकिचाए, अब एक भी न बचेगा। किसने कर्म किया, किसने नहीं किया, इसका हाल दैव जाने, पर मारे सब जाएंगे। घर से भी तो सरकारी रुपया खाकर भागा था, हमें बड़ा धोखा हुआ। जग्गो ने मीठे तिरस्कार से देखकर कहा, अपनी नेकी बदी अपने साथ है, मतलब ही तो संसार है, कौन किसके लिए मरता है। देवीदीन ने तीव्र स्वर में कहा, अपने मतलब के लिए जो दूसरों का गला काटे, उसको जहर दे देना भी पाप नहीं है। सहसा 2 प्राणी आकर खड़े हो गए। एक गोरा खूबसूरत लड़का था जिसकी उम्र 15-16 साल से ज्यादा न थी। दूसरा अधेड़ था और सूरत से चपरासी मालूम होता था। देवीदीन ने पूछा, किसे खोजते हो? चपरासी ने कहा, तुम्हारा ही नाम देवीदीन है ना? मैं प्रजा मित्र के दफ्तर से आया हूं। ये बाबू उन्हीं रमानाथ के भाई हैं जिन्हें शतरंज का इनाम मिला था। ये उन्हीं की खोज में दफ्तर गए थे। संपादक जी ने तुम्हारे पास भेज दिया, तो मैं जाऊं ना? ये कहता हुआ वह चला गया। देवीदीन ने गोपी को सिर से पांव तक देखा। आकृति रमा से मिलती थी। बोला, आओ बेटा, बैठो। कब आए घर से? गोपी ने एक खटिक की दुकान पर बैठना शान के खिलाफ समझा। खड़ा खड़ा बोला, आज ही तो आया हूं, भाभी भी साथ हैं, धर्मशाले में ठहरा हुआ हूं। देवीदीन ने खड़े होकर कहा, तो जाकर बहू को यहां लाओ, नब ऊपर तो रमा बाबू का कमरा है ही, आराम से रहो, धर्मशाले में क्यों पड़े रहोगे? नहीं, चलो, मैं भी चलता हूं, यहां सब तरह का आराम है। उसने जग्गू को यह खबर सुनाई और ऊपर झाड़ू लगाने को कहकर गोपी के साथ धर्मशाला चल दिया। बुढ़िया ने तुरंत ऊपर जाकर झाड़ू लपककर हलवाई की दुकान से मिठाई और दही लाई, सुराही में पानी भर कर रख दिया। फिर अपना हाथ मुंह धोया, एक रंगीन साड़ी निकाली, गहने पहने और बन ठनकर बहू की राह देखने लगी। इतने में फिटन भी आ पहुंची। बुढ़िया ने जाकर जालपा को उतारा। जालपा पहले तो साफ भाजी की दुकान देखकर कुछ झिझकी, पर बुढ़िया का स्नेह स्वागत देखकर उसकी झिझक दूर हो गई। उसके साथ ऊपर गई तो हर एक चीज इसी तरह अपनी जगह पर पाई, मानो अपना ही घर हो। जग्गू ने लोटे में पानी रखकर कहा, इसी घर में भैया रहते थे बेटी, आज 15 रोज से घर सूना पड़ा हुआ है। हाथ मुंह धोकर दही चीनी खा लो ना बेटी, भैया का हाल तो अभी तुम्हें न मालूम हुआ होगा। जालपा ने सिर हिलाकर कहा, कुछ ठीक ठीक नहीं मालूम हुआ। वह जो पत्र छपता है वहां मालूम हुआ था कि पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। देवीदीन भी ऊपर आ गया था।
बोला, गिरफ्तार तो किया था, पर अब तो वह एक मुकदमे में सरकारी गवाह हो गए हैं। प्रयागराज में अब उन पर कोई मुकदमा न चलेगा और शायद नौकरी चाकरी भी मिल जाए। जालपा ने गर्व से कहा, क्या इसी डर से वह सरकारी गवाह हो गए हैं? वहां तो उन पर कोई मामला ही नहीं है। मुकदमा क्यों चलेगा? देवीदीन ने डरते डरते कहा, कुछ रुपये पैसे का मामला था ना। जालपा ने मानो आहत होकर कहा, वह कोई बात न थी। ज्यों ही हम लोगों को मालूम हुआ कि कुछ सरकारी रकम इनसे खर्च हो गई है, उसी वक्त पहुंचा दी। ये व्यर्थ घबराकर चले आए और फिर ऐसी चुप्पी साधी कि अपनी खबर तक न दी। देवीदीन का चेहरा जगमगा उठा, मानो किसी व्यथा से आराम मिल गया हो। बोला, तो यह हम लोगों को क्या मालूम? बार बार समझाया कि घर पर खत पत्र भेज दो। लोग घबराते होंगे पर मारे शर्म के लिखते ही न थे। इसी धोखे में पड़े रहे कि प्रयागराज में मुकदमा चल गया होगा। जानते तो सरकारी गवाह क्यों बनते? सरकारी गवाह का आशय जालपा से छिपाना था। समाज में उनकी जो निंदा और अपकीर्ति होती है, यह भी उससे छिपी न थी। सरकारी गवाह क्यों बनाए जाते हैं, किस तरह प्रलोभन दिया जाता है, किस भांति वह पुलिस के पुतले बनकर अपने ही मित्रों का गला घोंटते हैं, यह उसे मालूम था। मगर कोई आदमी अपने बुरे आचरण पर लज्जित होकर भी सत्य का उद्घाटन करे, छल और कपट का आवरण हटा दे, तो वह सज्जन है। उसके साहस की जितनी प्रशंसा की जाए कम है। मगर शर्त यही है कि वह अपनी गोष्ठी के साथ किए का फल भोगने को तैयार रहे। हंसता खेलता फांसी पर चढ़ जाए तो वह सच्चा वीर है, लेकिन अपने प्राणों की रक्षा के लिए स्वार्थ के नीच विचार से, दंड की कठोरता से भयभीत होकर अपने साथियों से दगा करे, आस्तीन का सांप बन जाए तो वह कायर है, पतित है, बेहया है। विश्वासघात डाकुओं और समाज के शत्रुओं में भी उतना ही है जितना किसी अन्य क्षोभ ऐसे प्राणी को समाज कभी क्षमा नहीं करता। कभी नहीं, जालपा इसे खूब समझती थी। यहां तो समस्या और भी जटिल हो गई थी। रमा ने दंड के भय से अपने किए हुए पापों का पर्दा नहीं खोला था। उसमें कम से कम सच्चाई तो होती। निंदा होने पर भी आंशिक सच्चाई का एक गुण तो होता। यहां तो उन पापों का पर्दा खोला गया था जिनकी हवा तक उसे न लगी थी। जालपा को सहसा इसका विश्वास न आया। अवश्य कोई बात हुई होगी जिसने रमा को सरकारी गवाह बनने पर मजबूर कर दिया होगा। सद्द चाहती बोली, क्या यहां भी कोई बात हो गई थी? देवीदीन उसकी मनोव्यथा का अनुभव करता हुआ बोला, कोई बात नहीं। यहां वह मेरे साथ ही प्रयागराज से आए। जब से आए यहां से कहीं गए नहीं। बाहर निकलते ही न थे, बस एक दिन निकले और उसी दिन पुलिस ने पकड़ लिया। एक सिपाही को आते देखकर डरे कि मुझी को पकड़ने आ रहा है, भाग खड़े हुए। उस सिपाही को खटका हुआ, उसने शुबह में गिरफ्तार कर लिया। मैं भी इनके पीछे थाने में पहुंचा। दारोगा पहले तो रिश्वत मांगते थे, मगर जब मैं घर से रुपए लेकर गया तो वहां और ही गुल खिल चुका था। अफसरों में न जाने क्या बातचीत हुई, उन्हें सरकारी गवाह बना लिया। मुझसे तो भैया ने कहा कि इस मामले में बिल्कुल झूठ न बोलना पड़ेगा। पुलिस का मुकदमा सच्चा है, सच्ची बात कह देने में क्या हर्ज है। मैं चुप हो रहा, क्या करता। जग्गो न जाने सबों ने कौन सी बूटी सुंगा दी। भैया तो ऐसे न थे, दिन भर अम्मा करते रहते थे। दुकान पर सभी तरह के लोग आते हैं, मर्द भी औरत भी। क्या मजाल की किसी की ओर आंख उठाकर देखा हो। देवीदीन कोई बुराई न थी, मैंने तो ऐसा लड़का ही नहीं देखा। उसी धोखे में आ गए। जालपा ने 1 मिनट सोचने के बाद कहा, क्या उनका बयान हो गया? हाँ, 3 दिन बराबर होता रहा, आज खत्म हो गया। जालपा ने उद्विग्न होकर कहा, तो अब कुछ नहीं हो सकता, मैं उनसे मिल सकती हूं। देवीदीन जालपा के इस प्रश्न पर मुस्कुरा पड़ा। बोला, हाँ और क्या, जिसमें जाकर भंडागोड़ कर दो, सारा खेल बिगाड़ दो। पुलिस ऐसी गधी नहीं है, आजकल कोई भी उनसे नहीं मिलने पाता, कड़ा पहरा रहता है। इस प्रश्न पर इस समय और कोई बातचीत न हो सकती थी। इस गुत्थी को सुलझाना आसान न था। जालपा ने गोपी को बुलाया। वह छज्जे पर खड़ा सड़क का तमाशा देख रहा था। ऐसा शर्मा रहा था मानो ससुराल आया हो। धीरे धीरे आकर खड़ा हो गया। जालपा ने कहा, मुंह में हाथ धोकर कुछ खा तो लो, दही तो तुम्हें बहुत अच्छा लगता है। गोपी लजाकर फिर बाहर चला गया। देवीदीन ने मुस्कुराकर कहा, हमारे सामने न खाएंगे, हम दोनों चले जाते हैं। तुम्हें जिस चीज की जरूरत हो हमसे कह देना बहू जी, तुम्हारा ही घर है। भैया को तो हम अपना ही समझते थे, और हमारे कौन बैठा हुआ है। जग्गू ने गर्व से कहा, वह तो मेरे हाथ का बनाया खा लेते थे। जालपा ने मुस्कुराकर कहा, अब तुम्हें भुन बनाना पड़ेगा मान जी, मैं बना दिया करूंगी। जग्गू ने आपत्ति की, हमारी बिरादरी में दूसरों के हाथ का खाना मना है। बहू, अब 4 दिन के लिए बिरादरी में नक्की क्या बनूं? जालपा,
हमारी बिरादरी में भी तो दूसरों का खाना मना है। जग्गो, यहां तुम्हें कौन देखने आता है? फिर पढ़े लिखे आदमी इन बातों का विचार भी तो नहीं करते। हमारी बिरादरी तो मूर्ख लोगों की है। जालपा, यह तो अच्छा नहीं लगता कि तुम बनाओ और मैं खाऊं। जिसे बहू बनाया उसके हाथ का खाना पड़ेगा। नहीं खाना था तो बहू क्यों बनाया? देवीदीन ने जग्गो की ओर प्रशंसा सूचक नजरों से देखकर कहा, बहू ने बात पते की कह दी, इसका जवाब सोचकर देना। अभी चलो, इन लोगों को जरा आराम करने दो। दोनों नीचे चले गए तो गोपी ने आकर कहा, भैया इसी खटिक के यहां रहते थे क्या? खटिक ही तो मालूम होते हैं। जालपा ने फटकार कर कहा, खटिक हो या चमार हो, लेकिन हमसे और तुमसे 100 गुने अच्छे हैं। एक परदेशी आदमी को 6 महीने तक अपने घर में ठहराया, खिलाया पिलाया। हम में है इतनी हिम्मत, यहां तो कोई मेहमान आ जाता है तो वह भी भारी हो जाता है। अगर ये नीचे हैं तो हम इनसे कहीं नीचे हैं। गोपी मुंह हाथ धो चुका था। मिठाई खाता हुआ बोला, किसी को ठहरा लेने से कोई ऊंचा नहीं हो जाता। चमार कितना ही दान पुण्य करे पर रहेगा तो चमार ही। जालपा, मैं उस चमार को उस पंडित से अच्छा समझूंगी जो हमेशा दूसरों का धन खाया करता है। जलपान करके गोपी नीचे चला गया। शहर घूमने की उसकी बड़ी इच्छा थी। जालपा की इच्छा कुछ खाने की न हुई। उसके सामने एक जटिल समस्या खड़ी थी, रमा को कैसे इस दलदल से निकाले। उस निंदा और उपहास की कल्पना ही से उसका अभिमान आहत होता था। हमेशा के लिए वह सबकी आंखों से फिर जाएंगे, किसी को मुंह दिखा सकेंगे। फिर बेगुनाहों का खून किसकी गर्दन पर होगा। अभियुक्तों में न जाने कौन अपराधी है, कौन निरपराध है, कितने द्वेष के शिकार है, कितने लोभ के, सभी सजा पा जाएंगे। शायद 2-4 को फांसी भी हो जाए। किस पर यह हत्या पड़ेगी? उसने फिर सोचा, माना किसी पर हत्या न पड़ेगी। कौन जानता है हत्या पड़ती है या नहीं, लेकिन अपने स्वार्थ के लिए। ओह, कितनी बड़ी नीचता है। ये कैसे इस बात पर राजी हुए? अगर म्यूनिसिपैलिटी के मुकदमा चलाने का भय भी था तो 2-4 साल की कैद के सिवा और क्या होता। उससे बचने के लिए इतनी घोर नीचता पर उतर आए। अब अगर मालूम भी हो जाए कि म्यूनिसिपैलिटी कुछ नहीं कर सकती तो अब हो ही क्या सकता है, इनकी शहादत तो हो ही गई। सहसा एक बात किसी भारी कील की तरह उसके हृदय में चुभ गई। क्यों नहीं यह अपना बयान बदल दें? उन्हें मालूम हो जाए कि म्यूनिसिपैलिटी उनका कुछ नहीं कर सकती तो शायद वह खुद ही अपना बयान बदल दें। यह बात उन्हें कैसे बताई जाए? किसी तरह संभव है। वह अधीर होकर नीचे उतर आई और देवीदीन को इशारे से बुलाकर बोली, क्यों दादा, उनके पास कोई खत भी नहीं पहुंच सकता? पहरे वालों को 10-5 रुपये देने से तो शायद खत पहुंच जाए। देवीदीन ने गर्दन हिलाकर कहा, मुश्किल है। पहरे पर बड़े जंचे हुए आदमी रखे गए हैं। मैं 2 बार गया था, सबों ने फाटक के सामने खड़ा भी न होने दिया। उस बंगले के आसपास क्या है? एक और तो दूसरा बंगला है, एक और एक कलमी आम का बाग है और सामने सड़क है। हाँ, शाम को घूमने घामने तो निकलते ही होंगे। हाँ, बाहर दरसी डालकर बैठते हैं। पुलिस के 2-1 अफसर भी साथ रहते हैं। अगर कोई उस बाग में छिपकर बैठे तो कैसा हो? जब उन्हें अकेले देखे खत फेंक दे, वह जरूर उठा लेंगे। देवीदीन ने चकित होकर कहा, हाँ हो तो सकता है, लेकिन अकेले मिले तब तो। जरा और अंधेरा हुआ तो जालपा ने देवीदीन को साथ लिया और रमानाथ का बंगला देखने चली। एक पत्र लिखकर जेब में रख लिया था। बार बार देवीदीन से पूछती, अब कितनी दूर है? अच्छा, अभी इतनी दूर और वहां हाथे में रोशनी तो होगी ही। उसके दिल में लहरें सी उठने लगी। रमा अकेले टहलते हुए मिल जाए तो क्या पूछना। ईमाल में बांधा कर खत को उनके सामने फेंक दूं। उनकी सूरत बदल गई होगी। सहसा उसे शंका हो गई, कहीं वह पत्र पढ़कर भी अपना बयान न बदले, तब क्या होगा? कौन जाने अब मेरी याद भी उन्हें है या नहीं। कहीं मुझे देखकर वह मुंह उधर लें तो। इस शंका से वह सहम उठी। देवीदीन से बोली, क्यों दादा, वह कभी घर की चर्चा करते थे? देवीदीन ने सिर हिलाकर कहा, कभी नहीं, मुझसे तो कभी नहीं की। उदास बहुत रहते थे। इन शब्दों ने जालपा की शंका को और भी सजीव कर दिया। शहर की घनी बस्ती से ये लोग दूर निकल आए थे। चारों ओर सन्नाटा था। दिन भर वेग से चलने के बाद इस समय पवन भी विश्राम कर रहा था। सड़क के किनारे के वृक्ष और मैदान चंद्रमा के मन प्रकाश में हतोत्साह निर्जीव से मालूम होते थे। जालपा को ऐसा आभास होने लगा कि उसके प्रयास का कोई फल नहीं है, उसकी यात्रा का कोई लक्ष्य नहीं है। इस अनंत मार्ग में उसकी दशा उस अनाथ की सी है जो मुट्ठी भर अकै के लिए द्वार द्वार फिरता हो। वह जानता कि द्वार पर उसे अकै न मिलेगा, गालियां ही मिलेंगी, फिर भी वह हाथ फैलाता है, बढ़ती मनाता है।
उसे आशा का अवलंब नहीं, निराशा ही का अवलंब है। एकाएक सड़क के दाहिनी तरफ बिजली का प्रकाश दिखाई दिया। देवीदीन ने एक बंगले की ओर उंगली उठाकर कहा, यही उनका बंगला है। जालपा ने डरते डरते उधर देखा, मगर बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ था। कोई आदमी था। फाटक पर ताला पड़ा हुआ था। जालपा बोली, यहां तो कोई नहीं है। देवीदीन ने फाटक के अंदर झांक कर कहा, हाँ, शायद ये बंगला छोड़ दिया। कहीं घूमने गए होंगे? घूमने जाते तो द्वार पर पहरा होती, ये बंगला छोड़ दिया तो लौट चले। नहीं, जरा पता लगाना चाहिए। गए कहां? बंगले की दाहिनी तरफ आमों के बाग में प्रकाश दिखाई दिया। शायद खटिक बाग की रखवाली कर रहा था। देवीदीन ने बाग में आकर पुकारा, कौन है यहां? किसने ये बाग लिया है? एक आदमी आमों के झुरमुट से निकल आया। देवीदीन ने उसे पहचान कर कहा, रे तुम हो जंगली? तुमने ये बाग लिया है? जंगली ठिगना सा गठीला आदमी था। बोला, हां दादा, ले लिया, पर कुछ है नहीं, दंड ही भरना पड़ेगा। तुम यहां कैसे आ गए? कुछ नहीं, यूं ही चला आया था। इस बंगले वाले आदमी क्या हुए? जंगली ने इधर उधर देखकर कनबतियों में कहा, इसमें वही मुखबर टिका हुआ था। आज सब चले गए। सुनते हैं 15-20 दिन में आएंगे, जब फिर हाईकोर्ट में मुकदमा पेश होगा। पढ़े लिखे आदमी भी ऐसे दगाबाज होते हैं दादा। सरासर झूठी गवाही दी। न जाने इसके बाल बच्चे हैं या नहीं, भगवान को भी नहीं डरा। जालपा वहीं खड़ी थी। देवीदीन ने जंगली को और जहर उगलने का अवसर न दिया। बोला, तो 15-20 दिन में आएंगे, खूब मालूम है जंगली। हाँ, वही पहरे वाले कह रहे थे। कुछ मालूम हुआ कहां गए हैं? वही मौका देखने गए हैं जहां वारदात हुई थी। देवीदीन चिलम पीने लगा और जालपा सड़क पर आकर टहलने लगी। रमा की ये निंदा सुनकर उसका हृदय टुकड़े टुकड़े हुआ जाता था। उसे रमा पर क्रोध न आया, ग्लानि न आई। उसे हाथों का सहारा देकर इस दलदल से निकालने के लिए उसका मन विकल हो उठा। रमा चाहे उसे दुत्कार ही क्यों न दे, उसे ठुकरा ही क्यों न दे, वह उसे अपयश के अंधेरे खड्ड में न फिरने देगी। जब दोनों यहां से चले तो जालपा ने पूछा, इस आदमी से कह दिया ना कि जब वह आ जाए तो हमें खड़ दे दे? हाँ, कह दिया। 1 महीना गुजर गया। गोपीनाथ पहले तो कई दिन कलकत्ता की सैर करता रहा, मगर 4 दिन में ही यहां से उसका जी ऐसा उचाट हुआ कि घर की रट लगानी शुरू की। आखिर जालपा ने उसे लौटा देना ही अच्छा समझा। यहां तो वह छिप छिप कर रोया करता था। जालपा कई बार रमा के बंगले तक हो आई। वह जानती थी कि अभी रमा नहीं आए हैं, फिर भी वहां का एक चक्कर लगा आने में उसको एक विचित्र संतोष होता था। जालपा कुछ पढ़ते पढ़ते या लेटे लेटे थक जाती तो एक क्षण के लिए खिड़की के सामने आ खड़ी होती थी। एक दिन शाम को वह खिड़की के सामने आई तो सड़क पर मोटरों की एक कतार नजर आई। कौतूहल हुआ, इतनी मोटरें कहाँ जा रही हैं? एंड गौर से देखने लगी। 6 मोटरें थीं। उनमें पुलिस के अफसर बैठे हुए थे। एक में सब सिपाही थे। आखिरी मोटर पर जब उसकी निगाह पड़ी तो मानो उसके सारे शरीर में बिजली की लहर दौड़ गई। वह ऐसी तन्मय हुई कि खिड़की से जीने तक दौड़ी आई, मानो मोटर को रोक लेना चाहती हो। पर इसी एक पल में उसे मालूम हो गया कि मेरे नीचे उतरते उतरते मोटरें निकल जाएंगी। वह फिर खिड़की के सामने आई। रमा अब बिल्कुल सामने आ गया था। उसकी आंखें खिड़की की ओर लगी हुई थीं। जालपा ने इशारे से कुछ कहना चाहा, पर संकोच ने रोक दिया। ऐसा मालूम हुआ कि रमा की मोटर कुछ धीमी हो गई है। देवीदीन की आवाज भी सुनाई दी, मगर मोटर रुकी नहीं। एक ही क्षण में वह आगे बढ़ गई, पर रमा अब भी रह रहकर खिड़की की ओर ताकता जाता था। जालपा ने जीने पर आकर कहा, दादा। देवीदीन ने सामने आकर कहा, भय आ गए। वह क्या मोटर जा रही है? यह कहता हुआ वह ऊपर आ गया। जालपा ने उत्सुकता को संकोच से दबाते हुए कहा, तुमसे कुछ कहा? देवीदीन, और क्या कहते, खाली राम राम की। मैंने कुशल पूछी। हाथ से दिलासा देते चले गए। तुमने देखा कि नहीं? जालपा ने सिर झुकाकर कहा, देखा क्यों नहीं, खिड़की पर जरा खड़ी थी। उन्होंने भी तुम्हें देखा होगा। खिड़की की ओर ताकते तो थे। बहुत चकराए होंगे कि ये कौन है। कुछ मालूम हुआ मुकदमा कब पेश होगा? कल ही तो। कल ही? इतनी जल्द? तब तो जो कुछ करना है आज ही करना होगा। किसी तरह मेरा खत उन्हें मिल जाता तो काम बन जाता। देवीदीन ने इस तरह ताका मानो कह रहा है, इस काम को जितना आसान समझती हो उतना आसान नहीं है। जालपा ने उसके मन का भाव तार कर कहा, क्या तुम्हें संदेह है कि वह अपना बयान बदलने पर राजी होंगे? देवीदीन को अब इसे स्वीकार करने के सिवा और कोई उपाय न सूझा। बोला, हाँ बहू जी, मुझे इसका बहुत अंदेशा है, और सच पूछो तो है भी जोखिम। अगर वह बयान बदल भी दें तो पुलिस के पंजे से नहीं छूट सकते। वह कोई दूसरा इल्जाम लगाकर उन्हें पकड़ लेगी और फिर नया मुकदमा चलावेगी।
जालपा ने ऐसी नजरों से देखा मानो वह इस बात से जरा भी नहीं डरती। फिर बोली, दादा, मैं उन्हें पुलिस के पंजे से बचाने का ठेका नहीं लेती। मैं केवल यह चाहती हूं कि हो सके तो अपयश से उन्हें बचा लूं। उनके हाथों इतने घरों की बर्बादी होते नहीं देख सकती। अगर वह सचमुच डकैतियों में शरीक होते तब भी मैं यही चाहती कि वह अंत तक अपने साथियों के साथ रहें और जो सिर पर पड़े उसे खुशी से झेलें। मैं ये कभी ना पसंद करती कि वह दूसरों को दगा देकर मुखबिर बन जाए, लेकिन यह मामला तो बिल्कुल झूठ है। मैं ये किसी तरह नहीं बर्दाश्त कर सकती कि वह अपने स्वार्थ के लिए झूठी गवाही दें। अगर उन्होंने खुद अपना बयान न बदला तो मैं अदालत में जाकर सारा कच्चा चित्ता खोल दूंगी, चाहे नतीजा कुछ भी हो। वह हमेशा के लिए मुझे त्याग दें, मेरी सूरत न देखें, यह मंजूर है, पर यह नहीं हो सकता कि वह इतना बड़ा कलंक माथे पर लगावें। मैंने अपने पत्र में सब लिख दिया है। देवीदीन ने उसे आदर की दृष्टि से देखकर कहा, तुम सब कर लोगी बहू, अब मुझे विश्वास हो गया। जब तुमने कलेजा इतना मजबूत कर लिया है तो तुम सब कुछ कर सकती हो। तो यहां से 9 बजे चले? हाँ, मैं तैयार हूं। वह रमानाथ जो पुलिस के भय से बाहर न निकलता था, जो देवीदीन के घर में चोरों की तरह पड़ा जिंदगी के दिन पूरे कर रहा था, आज 2 महीनों से राजसी भोग विलास में डूबा हुआ है। रहने को सुंदर सजा हुआ बंगला है, सेवा टहल के लिए चौकीदारों का एक दल, सवारी के लिए मोटर, भोजन पकाने के लिए एक काश्मीरी बावर्ची है। बड़े बड़े अफसर उसका मुंह ताकश करते हैं। उसके मुंह से बात निकली नहीं कि पूरी हुई। इतने ही दिनों में उसके मिजाज में इतनी नफासत आ गई है मानो वह खानदानी रईस हो। विलास ने उसकी विवेक बुद्धि को सम्मोहित सा कर दिया है। उसे कभी इसका ख्याल भी नहीं आता कि मैं क्या कर रहा हूं और मेरे हाथों कितने बेगुनाहों का खून हो रहा है। उसे एकांत विचार का अवसर ही नहीं दिया जाता। रात को वह अधिकारियों के साथ सिनेमा या थिएटर देखने जाता है। शाम को मोटरों की सैर होती है। मनोरंजन के नित्य नए सामान होते रहते हैं। जिस दिन अभियुक्तों को मैजिस्ट्रेट ने सेशन सुपुर्द किया, सबसे ज्यादा खुशी उसी को हुई। उसे अपना सौभाग्य सूर्य उदय होता हुआ मालूम होता था। पुलिस को मालूम था कि सेशन जज के इजलास में यह बहार न होगी। संयोग से जज हिंदुस्तानी थे और निष्पक्षता के लिए बदनाम पुलिस हो या चोर, उनकी निगाह में बराबर था। वह किसी के साथ रियायत न करते थे। इसलिए पुलिस ने रमा को एक बार उन स्थानों की सैर कराना जरूरी समझा जहां वारदातें हुई थीं। एक जमींदार की सजी सजाई कोठी में डेरा पड़ा। दिन भर लोग शिकार खेलते, रात को ग्रामोफोन सुनते, ताश खेलते और बजरों पर नदियों की सैर करते। ऐसा जान पड़ता था कि कोई राजकुमार शिकार खेलने निकला है। इस भोग विलास में रमा को अगर कोई अभिलाषा थी तो यह कि जालपा भी यहां होती। जब तक वह पराश्रित था, दरिद्र था, उसकी विलासेंद्रियां मानो मूर्छित हो रही थीं। इन शीतल झोंकों ने उन्हें फिर सचेत कर दिया। वह इस कल्पना में मग्न था कि यह मुकदमा खत्म होते ही उसे अच्छी जगह मिल जाएगी। तब वह जाकर जालपा को मना लावेगा और आनंद से जीवन सुख भोगेगा। हाँ, वह नए प्रकार का जीवन होगा। उसकी मर्यादा कुछ और होगी, सिद्धांत कुछ और होंगे। उसमें कठोर संयम होगा और पक्का ज्ञान। अब उसके जीवन का कुछ उद्देश्य होगा, कुछ आदर्श होगा। केवल खाना, सोना और रुपए के लिए हाय हाय करना ही जीवन का व्यापार न होगा। इसी मुकदमे के साथ इस मार्गहीन जीवन का अंत हो जाएगा। दुर्बल इच्छा ने उसे यह दिन दिखाया था और अब एक नए और संस्कृत जीवन का स्वप्न दिखा रही थी। शराबियों की तरह ऐसे मनुष्य रोज ही संकल्प करते हैं, लेकिन उन संकल्पों का अंत क्या होता है? नए नए प्रलोभन सामने आते रहते हैं और संकल्प की अवधि भी बढ़ती चली जाती है। नए प्रभात का उदय कभी नहीं होता। 1 महीना देहात की सैर के बाद रमा पुलिस के सहयोगियों के साथ अपने बंगले पर जा रहा था। रास्ता देवीदीन के घर के सामने से था। कुछ दूर ही से उसे अपना कमरा दिखाई दिया। अनायास ही उसकी निगाह ऊपर उठ गई। खिड़की के सामने कोई खड़ा था। इस वक्त देवीदीन वहां क्या कर रहा है, उसने जरा ध्यान से देखा। यह तो कोई औरत है। मगर औरत कहां से आई? क्या देवीदीन ने वह कमरा किराए पर तो नहीं उठा दिया? ऐसा तो उसने कभी नहीं किया। मोटर जरा और समीप आई तो उस औरत का चेहरा साफ नजर आने लगा। रमा चौंक पड़ा। यह तो जालपा है। बेशक जालपा है, मगर नहीं, जालपा यहां कैसे आएगी? मेरा पता ठिकाना उसे कहां मालूम? कहीं बुड्ढे ने उसे खत तो नहीं लिख दिया? जालपा ही है। नायब दारोगा मोटर चला रहा था। रमा ने बड़ी मित्रता के साथ कहा, सरदार साहब 1 मिनट के लिए रुक जाए, मैं जरा देवीदीन से एक बात कर लूं। नायब ने मोटर जरा धीमी कर दी, लेकिन फिर कुछ सोचकर उसे आगे बढ़ा दिया।
रमा ने तेज होकर कहा, आप तो मुझे कैदी बनाए हुए हैं। नायब ने खिसियाकर कहा, आप तो जानते हैं डिप्टी साहब कितनी जल्द जामे से बाहर हो जाते हैं। बंगले पर पहुंचकर रमा सोचने लगा, जालपा से कैसे मिलूं? वहां जालपा ही थी, इसमें अब उसे कोई शुबहा न था। आंखों को कैसे धोखा देता। हृदय में एक ज्वाला सी उठी हुई थी। क्या करूं, कैसे जाऊं? उसे कपड़े उतारने की सुधि भी न रही। 15 मिनट तक वह कमरे के द्वार पर खड़ा रहा। कोई हिकमत न सूझी। लाचार पलंग पर लेटा रहा। जरा ही देर में वह फिर उठा और सामने सहन में निकल आया। सड़क पर उसी वक्त बिजली रोशन हो गई। फाटक पर चौकीदार खड़ा था। रमा को उस पर इस समय इतना क्रोध आया कि गोली मार दे। अगर मुझे कोई अच्छी जगह मिल गई तो एक एक से समझूंगा। तुम्हें तो डिसमिस करा के छोड़ूंगा। कैसा शैतान की तरह सिर पर सवार है। मुंह तो देखो जराब मालूम होता है करी की दुम है। वाह रे आपकी पगड़ी, कोई टोकरी ढोने वाला कुली है। अभी कुत्ता भूंक पड़े तो आप दुम दबाकर भागेंगे, मगर यहां ऐसे डटे खड़े हैं मानो किसी किले के द्वार की रक्षा कर रहे हैं। एक चौकीदार ने आकर कहा, इंस्पेक्टर साहब ने बुलाया है, कुछ नए तवे मंगवाए हैं। रमा ने छल्लाकर कहा, मुझे इस वक्त फुर्सत नहीं है। फिर सोचने लगा, जालपा यहां कैसे आई? अकेले ही आई है या और कोई साथ है? जालिम ने बूढ़े से 1 मिनट भी बात नहीं करने दिया। जालपा पूछेगी तो जरूर कि क्यों भागे थे। साफ साफ कह दूंगा, उस समय और कर ही क्या सकता था। पर इन थोड़े दिनों के कष्ट ने जीवन का प्रश्न तो हल कर दिया। अब आनंद से जिंदगी कटेगी। कोशिश करके उसी तरफ अपना तबादला करवा लूंगा। यह सोचते सोचते रमा को ख्याल आया कि जालपा भी यहां मेरे साथ रहे तो क्या हर्ज है। बाहर वालों से मिलने की रोक टोक है। जालपा के लिए क्या रुकावट हो सकती है? लेकिन इस वक्त इस प्रश्न को छेड़ना उचित नहीं। कल इसे तय करूंगा। देवीदीन भी विचित्र जीव है। पहले तो कई बार आया, पर आज उसने भी सन्नाटा खींच लिया। कम से कम इतना तो हो सकता था कि आकर पहरे वाले कांस्टेबल से जालपा के आने की खबर मुझे देता। फिर मैं देखता कि कौन जालपा को नहीं आने देता। पहले इस तरह की कैद जरूरी थी, पर अब तो मेरी परीक्षा पूरी हो चुकी। शायद सब लोग खुशी से राजी हो जाएंगे। रसोईया थाली लाया। मांस एक ही तरह का था। रमा थाली देखते ही झल्ला गया। इन दिनों रुचिकर भोजन देखकर ही उसे भूख लगती थी। जब तक 4-5 प्रकार का मांस न हो, चटनी अचार न हो, उसकी तृप्ति न होती थी। बिगड़कर बोला, क्या खाऊं? तुम्हारा सिर थाली उठा ले जाओ। रसोई ने डरते डरते कहा, हुजूर इतनी जल्द और चीजें कैसे बनाता? अभी कुल 2 घंटे तो आए हुए हैं। 2 घंटे तुम्हारे लिए थोड़े होते हैं। अब हुजूर से क्या कहूं? मत पको, मत पको, डैम। रसोई ने फिर कुछ न कहा। बोतल लाया, बर्फ तोड़कर ग्लास में डाली और पीछे हटकर खड़ा हो गया। रमा को इतना क्रोध आ रहा था कि रसोई को नोच खाए। उसका मिजाज इन दिनों बहुत तेज हो गया था। शराब का दौर शुरू हुआ तो रमा का गुस्सा और भी तेज हो गया। लाल लाल आंखों से देखकर बोला, चाहूं तो अभी तुम्हारा कान पकड़कर निकाल दूं। अभी इसी दम। तुमने समझा क्या है? उसका क्रोध बढ़ता देखकर रसोईया चुपके से सरक गया। रमा ने ग्लास लिया और 2-4 लुकमे खाकर बाहर सहन में टहलने लगा। यही धुन सवार थी। कैसे यहां से निकल जाऊं? एकाएक उसे ऐसा जान पड़ा कि तार के बाहर वृक्षों की आड़ में कोई है। हाँ, कोई खड़ा था, उसकी तरफ ताक रहा है, शायद इशारे से अपनी तरफ बुला रहा है। रमानाथ का दिल धड़कने लगा। कहीं षड्यंत्रकारियों ने उसके प्राण लेने की तो नहीं ठानी है। यह शंका उसे सदैव बनी रहती थी। इसी ख्याल से वह रात को बंगले के बाहर बहुत कम निकलता था। आत्मरक्षा के भाव ने उसे अंदर चले जाने की प्रेरणा की। उसी वक्त एक मोटर सड़क पर निकली। उसके प्रकाश में रमा ने देखा वह अंधेरी छाया स्त्री है। उसकी साड़ी साफ नजर आ रही है। फिर उसे ऐसा मालूम हुआ कि वह स्त्री उसकी ओर आ रही है। उसे फिर शंका हुई, कोई मर्द ये वेश बदलकर मेरे साथ छल तो नहीं कर रहा है। वह ज्यों-ज्यों पीछे हटता गया, वह छाया उसकी ओर बढ़ती गई, यहां तक कि तार के पास आकर उसने कोई चीज रमा की तरफ फेंकी। रमा चीख मारकर पीछे हट गया, मगर वह केवल एक लिफाफा था। उसे कुछ तस्कीन हुई। उसने फिर जो सामने देखा तो वह छाया अंधकार में विलीन हो गई थी। रमा ने लपक कर वह लिफाफा उठा लिया। भय भी था और कौतूहल भी। भय कम था, कौतूहल अधिक। लिफाफे को हाथ में लेकर देखने लगा। सिरनामा देखते ही उसके हृदय में फुरहरियां सी उड़ने लगीं। लिखावट जालपा की थी। उसने फौरन लिफाफा खोला। जालपा ही की लिखावट थी। उसने एक ही सांस में पत्थर पर डाला और तब एक लंबी सांस ली। उसी सांस के साथ चिंता का वह भीषण भार जिसने आज 6 महीने से उसकी आत्मा को दबाकर रखा था,
वह सारी मनोव्यथा जो उसका जीवन रक्त चूस रही थी, वह सारी दुर्बलता, लज्जा, ग्लानि मानो उठ गई, छूमंतर हो गई। इतनी स्फूर्ति, इतना गर्व, इतना आत्मविश्वास उसे कभी न हुआ था। पहली सनक ये सवार हुई, अभी चलकर दारोगा से कह दूँ, मुझे इस मुकदमे से कोई सरोकार नहीं है। लेकिन फिर ख़्याल आया, बयान तो अब हो ही चुका, अपयश मिलना था, मिल ही चुका, अब उसके फल से क्यों हाथ धोऊँ? मगर इन सबों ने मुझे कैसा चकमा दिया है और अभी तक मुगालते में डाले हुए हैं। सब के सब मेरी दोस्ती का दम भरते हैं, मगर अभी तक असली बात मुझसे छिपाए हुए हैं। अब भी इन्हें मुझ पर विश्वास नहीं। अभी इसी बात पर अपना बयान बदल दूँ तो आटे दाल का भाव मालूम हो यही न होगा, मुझे कोई जगह न मिलेगी। बला से इन लोगों के मंसूबे तो खाक में मिल जाएंगे, इस दगाबाजी की सज़ा तो मिल जाएगी, और ये कुछ न सही, इतनी बड़ी बदनामी से तो बच जाऊंगा। ये सब शरारत ज़रूर करेंगे, लेकिन झूठा इल्ज़ाम लगाने के सिवा और कर ही क्या सकते हैं? जब मेरा यहाँ रहना साबित ही नहीं तो मुझ पर दोष ही क्या लग सकता है? सबों के मुंह में कालिख लग जाएगी, मुंह तो दिखाया न जाएगा, मुकदमा क्या चलाएंगे? मगर नहीं, इन्होंने मुझसे चाल चली है तो मैं भी इनसे वही चाल चलूंगा। कह दूंगा, अगर मुझे आज कोई अच्छी जगह मिल जाएगी तो मैं शहादत दूंगा, वरना साफ कह दूंगा इस मामले से मेरा कोई संबंध नहीं तो पीछे से किसी छोटे मोटे थाने में नायब दारोगा बनाकर भेज दें और वहां सरा करो, लूंगा इंस्पेक्टरी, और कल 10 बजे मेरे पास नियुक्ति का परवाना आ जाना चाहिए। वह चला कि इसी वक्त दारोगा से कह दूं, लेकिन फिर रुक गया। एक बार जालपा से मिलने के लिए उसके प्राण तड़प रहे थे। उसके प्रति इतना अनुराग, इतनी श्रद्धा उसे कभी न हुई थी, मानो वह कोई दैवी शक्ति हो जिसे देवताओं ने उसकी रक्षा के लिए भेजा हो। 10 बज गए थे। रमानाथ ने बिजली गुल कर दी और बरामदे में आकर जोर से किवाड़ बंद कर दिए, जिसमें पहरे वाले सिपाही को मालूम हो अंदर से किवाड़ बंद करके सो रहे हैं। वह अंधेरे बरामदे में 1 मिनट खड़ा रहा, तब आहिस्ता से उतरा और कांटेदार किसी के पास आकर सोचने लगा, उस पार कैसे जाऊं? शायद अभी जालपा बगीचे में हो, देवी दीन जरूर उसके साथ होगा। केवल यही तार उसकी राह रोके हुए था। उसे गान जाना असंभव था। उसने तारों के बीच से होकर निकल जाने का निश्चय किया। अपने सब कपड़े समेट लिए और कांटों को बचाता हुआ सिर और कंधों को तार के बीच में डाला, पर न जाने कैसे कपड़े फंस गए। उसने हाथ से कपड़ों को छुड़ाना चाहा तो आस्तीन कांटों में फंस गई। धोती भी उलझी हुई थी। बेचारा बड़े संकट में पड़ा। न इस पार जा सकता था, न उस पार। अब जरा भी असावधानी हुई और कांटे उसकी देह में चुभ जाएंगे। मगर इस वक्त उसे कपड़ों की परवाह न थी। उसने गर्दन और आगे बढ़ाई और कपड़ों में लंबा चीरा लगाता उस पार निकल गया। सारे कपड़े तार तार हो गए। पीठ में भी कुछ खरोंचे लगे, पर इस समय कोई बंदूक का निशाना बांधकर भी उसके सामने खड़ा हो जाता तो भी वह पीछे न हटता। फटे हुए कुर्ते को उसने वहीं फेंक दिया। गले की चादर फट जाने पर भी काम दे सकती थी, उसे उसने ओढ़ लिया, धोती समेट ली और बगीचे में घूमने लगा। सन्नाटा था, शायद रखवाला खटिक खाना खाने गया हुआ था। उसने 2-3 बार धीरे धीरे जालपा का नाम लेकर पुकारा भी। किसी की आहट न मिली, पर निराशा होने पर भी मोह ने उसका गला न छोड़ा। उसने एक पेड़ के नीचे जाकर देखा, समझ गया जालपा चली गई। वह उन्हीं पैरों देवी दीन के घर की ओर चला। उसे जरा भी शोक न था। बला से किसी को मालूम हो जाए कि मैं बंगले से निकल आया हूँ, पुलिस मेरा करी क्या सकती है? मैं कैदी नहीं हूँ, गुलामी नहीं लिखाई है। आधी रात हो गई थी। देवी दीन भी आधा घंटा पहले लौटा था और खाना खाने जा रहा था कि एक नंगे धड़ंगे आदमी को देखकर चौंक पड़ा। रमा ने चादर सिर पर बांधा ली थी और देवी दीन को डराना चाहता था। देवी दीन ने सशंक होकर कहा, कौन है? सहसा पहचान गया और छपटकर उसका हाथ पकड़ता हुआ बोला, तुमने तो भैया खूब भेस बनाया है, कपड़े क्या हुए? रमानाथ तार से निकल रहा था। सब उसके कांटों में उलझकर फट गए। देवी दीन, राम राम, देह में तो कांटे नहीं चुभे? रमानाथ, कुछ नहीं, 2-1 खरोंचे लग गए, मैं बहुत बचाकर निकला। देवी दीन, बहू की चिट्ठी मिल गई ना? रमानाथ, हाँ, उसी वक्त मिल गई थी। क्या वह भी तुम्हारे साथ थी? देवी दीन, वह मेरे साथ नहीं थी, मैं उनके साथ था। जब से तुम्हें मोटर पर आते देखा तभी से जाने जाने लगाए हुए थी। रमानाथ, तुमने कोई खत लिखा था? देवी दीन, मैंने कोई खत पत्तर नहीं लिखा भैया। जब वह आई तो मुझे आप ही अचंभा हुआ कि बिना जाने बूझे कैसे आ गई। पीछे से उन्होंने बताया, वह शतरंज वाला नक्शा उन्हीं ने पराग से भेजा था और इनाम भी वहीं से आया था। रमा की आंखें फैल गई। जालपा की चतुराई ने उसे विस्मय में डाल दिया।
इसके साथ ही पराजय के भाव ने उसे कुछ खिकै कर दिया। यहां भी उसकी हार हुई, इस बुरी तरह। बुढ़िया ऊपर गई हुई थी। देवीदीन ने जीने के पास जाकर कहा, अरे क्या करती है, बहू से कह दे, एक आदमी उनसे मिलने आया है। यह कहकर देवीदीन ने फिर रमा का हाथ पकड़ लिया और बोला, चलो अब सरकार में तुम्हारी पेशी होगी। बहुत भागे थे, बिना वारंट के पकड़े गए, इतनी आसानी से पुलिस भी न पकड़ सकती। रमा का मनोल्लास क्रवित हो गया था, लज्जा से गड़ा जाता था। जालपा के प्रश्नों का उसके पास क्या जवाब था? जिस भय से वह भागा था, उसने अंत में उसका पीछा करके उसे परास्त ही कर दिया। वह जालपा के सामने सीधी आंखें भी तो न कर सकता था। उसने हाथ छुड़ा लिया और जीने के पास ठिठक गया। देवीदीन ने पूछा, क्यों रुक गए? रमा ने सिर खुजलाते हुए कहा, चलो मैं आता हूं। बुढ़िया ने ऊपर ही से कहा, पूछो कौन आदमी है, कहां से आया है? देवीदीन ने विनोद किया, कहता है मैं जो कुछ कहूंगा। बहू चिट्ठी लाया है? कोई चिट्ठी लाया है? नहीं। सन्नाटा हो गया। देवीदीन ने एक क्षण के बाद पूछा, कह दूं लौट जाए? जालपा जीने पर आकर बोली, कौन आदमी है पूछती तो हूं। कहता है बड़ी दूर से आया हूं। है कहां? यह क्या खड़ा है? अच्छा बुला लो। रमा चादर ओढ़े, कुछ चिचकता, कुछ छेंपता, कुछ डरता जीने पर चढ़ा। जालपा ने उसे देखते ही पहचान लिया, तुरंत 2 कदम पीछे हट गई। देवीदीन वहां न होता तो वह 2 कदम और आगे बढ़ी होती। उसकी आंखों में कभी इतना नशा न था, अंगों में कभी इतनी चपलता न थी, कपोल कभी इतने दम के थे, हृदय में कभी इतना मृदु कंपन हुआ था। आज उसकी तपस्या सफल हुई। वियोगियों के मिलन की रात बटोहियों के पड़ाव की रात है, जो बातों में कट जाती है। रमा और जालपा दोनों ही को अपनी 6 महीने की कथा कहनी थी। रमा ने अपना गौरव बढ़ाने के लिए अपने कष्टों को खूब बढ़ा चढ़ाकर बयान किया। जालपा ने अपनी कथा में कष्टों की चर्चा तक न आने दी। वह डरती थी इन्हें दुख होगा, लेकिन रमा को उसे रुलाने में विशेष आनंद आ रहा था। वह क्यों भागा, किस लिए भागा, कैसे भागा, यह सारी गाथा उसने करुण शब्दों में कही और जालपा ने सिसक सिसक कर सुनी। वह अपनी बातों से उसे प्रभावित करना चाहता था। अब तक सभी बातों में उसे परास्त होना पड़ा था। जो बात उसे असूझ मालूम हुई, उसे जालपा ने चुटकियों में पूरा कर दिखाया। शतरंज वाली बात को वह खूब नमक मिर्च लगाकर बयान कर सकता था, लेकिन वहां भी जालपा ही ने नीचा दिखाया। फिर उसकी कीर्ति लालसा को इसके सिवा और क्या उपाय था कि अपने कष्टों की राई को पर्वत बनाकर दिखाए। जालपा ने सिसकर कहा, तुमने ये सारी आफतें झेल ली, पर हमें एक पत्र तक न लिखा। क्यों लिखते, हमसे नाता ही क्या था? मुंह देखे की प्रीति थी, आंख ओट पहाड़ ओट। रमा ने हसरत से कहा, यह बात नहीं थी जालपा, दिल पर जो कुछ गुजरती थी दिल ही जानता है, लेकिन लिखने का मुंह भी तो हो। जब मुंह छिपाकर घर से भागा तो अपनी विपत्ति कथा क्या लिखने बैठता। मैंने तो सोच लिया था जब तक खूब रुपये न कमा लूंगा, एक शब्द भी लिखूंगा। जालपा ने आंसू भरी आंखों में व्यंग्य भरकर कहा, ठीक ही था, रुपये आदमी से ज्यादा प्यारे होते ही हैं। हम तो रुपए के यार हैं। तुम चाहे चोरी करो, डाका मारो, जाली नोट बनाओ, झूठी गवाही दो या भीख मांगो, किसी उपाय से रुपए लाओ। तुमने हमारे स्वभाव को कितना ठीक समझा है कि वाह! गोसाई जी भी तो कह गए हैं, स्वार्थ लाई करहीन सब प्रीति। रमा ने झेंपते हुए कहा, नहीं नहीं प्रिय, ये बात न थी। मैं यही सोचता था कि इन फटे हालों जाऊंगा कैसे। सच कहता हूं, मुझे सबसे ज्यादा डर तुम्ही से लगता था। सोचता था तुम मुझे कितना कपटी, झूठा, कायर समझ रही होगी। शायद मेरे मन में यह भाव था कि रुपये की थैली देखकर तुम्हारा हृदय कुछ तो नर्म होगा। जालपा ने व्यथित कंठ से कहा, मैं शायद उस थैली को हाथ से छूती भी नहीं। आज मालूम हो गया तुम मुझे कितनी नीच, कितनी स्वार्थनी, कितनी लोभिन समझते हो। इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं, सरासर मेरा दोष है। अगर मैं भली होती तो आज ये दिन ही क्यों आता। जो पुरुष 30-40 रुपए का नौकर हो, उसकी स्त्री अगर 2-4 रुपए रोज खर्च करे, 1000-2000 के गहने पहनने की नीयत रखे, तो वह अपनी और उसकी तबाही का सामान कर रही है। अगर तुमने मुझे इतना धन लोलुप समझा तो कोई अन्याय नहीं किया, मगर एक बार जिस आग में जल चुकी उसमें फिर न दूंगी। इन महीनों में मैंने उन पापों का कुछ प्रायश्चित किया है और शेष जीवन के अंत समय तक करूंगी। ये मैं नहीं कहती कि भोग विलास से मेरा जी भर गया, या गहने कपड़े से मैं उब गई, या सैर तमाशे से मुझे घृणा हो गई। ये सब अभिलाषाएं ज्यों की त्यों हैं। अगर तुम अपने पुरुषार्थ से, अपने परिश्रम से, अपने सदुद्योग से उन्हें पूरा कर सको तो क्या कहना है, लेकिन नियत खोटी करके, आत्मा को कलुषित करके 1 लाख भी लाओ तो मैं उसे ठुकरा दूंगी।
जिस वक्त मुझे मालूम हुआ कि तुम पुलिस के गवाह बन गए हो, मुझे इतना दुख हुआ कि मैं उसी वक्त दादा को साथ लेकर तुम्हारे बंगले तक गई। मगर उसी दिन तुम बाहर चले गए थे और आज लौटे हो। मैं इतने आदमियों का खून अपनी गर्दन पर नहीं लेना चाहती। तुम अदालत में साफ साफ कह दो कि मैंने पुलिस के चकमे में आकर गवाही दी थी। मेरा इस मामले से कोई संबंध नहीं है। रमा ने चिंतित होकर कहा, जब से तुम्हारा खत मिला तभी से मैं इस प्रश्न पर विचार कर रहा हूं, लेकिन समझ में नहीं आता क्या करूं। एक बात कहकर मुकर जाने का साहस मुझ में नहीं है। बयान तो बदलना ही पड़ेगा। आखिर कैसे? मुश्किल क्या है? जब तुम्हें मालूम हो गया कि म्यूनिसिपैलिटी तुम्हारे ऊपर कोई मुकदमा नहीं चला सकती, तो फिर किस बात का डर? डर न हो, छेप भी तो कोई चीज है। जिस मुंह से एक बात कही उसी मुंह से मुकर जाऊं, यह तो मुझसे न होगा। फिर मुझे कोई अच्छी जगह मिल जाएगी, आराम से जिंदगी बसर होगी। मुझ में गली गली ठोकर खाने का बूता नहीं है। जालपा ने कोई जवाब न दिया। वह सोच रही थी, आदमी में स्वार्थ की मात्रा कितनी अधिक होती है। रमा ने फिर धृष्टता से कहा, और कुछ मेरी ही गवाही पर तो सारा फैसला नहीं हुआ जाता। मैं बदल भी जाऊं तो पुलिस कोई दूसरा आदमी खड़ा कर देगी। अपराधियों की जान तो किसी तरह नहीं बच सकती। हाँ, मैं मुफ्त में मारा जाऊंगा। जालपा ने त्योरी चढ़ाकर कहा, कैसी बेशर्मी की बातें करते हो जी। क्या तुम इतने गए बीते हो कि अपनी रोटियों के लिए दूसरों का गला काटो? मैं इसे नहीं सह सकती। मुझे मजदूरी करना, भूखों मर जाना मंजूर है। बड़ी से बड़ी विपत्ति जो संसार में है वह सिर पर ले सकती हूँ, लेकिन किसी का बुरा करके स्वर्ग का राज भी नहीं ले सकती। रमा इस आदर्शवाद से चिढ़कर बोला, तो क्या तुम चाहती कि मैं यहाँ खुलीगिरी करूं? जालपा, नहीं, मैं ये नहीं चाहती, लेकिन अगर खुलीगिरी भी करनी पड़े तो वह खून से तर रोटियां खाने से कहीं बढ़कर है। रमा ने शांत भाव से कहा, जालपा, तुम मुझे जितना नीच समझ रही हो, मैं उतना नीच नहीं हूं। बुरी बात सभी को बुरी लगती है। इसका दुख मुझे भी है कि मेरे हाथों इतने आदमियों का खून हो रहा है, लेकिन परिस्थिति ने मुझे लाचार कर दिया है। मुझ में अब ठोकरें खाने की शक्ति नहीं है। न मैं पुलिस से रार मोल ले सकता हूं। दुनिया में सभी थोड़े ही आदर्श पर चलते हैं। मुझे क्यों उस ऊंचाई पर चढ़ाना चाहती हो जहां पहुंचने की शक्ति मुझ में नहीं है? जालपा ने तीक्ष्ण स्वर में कहा, जिस आदमी में हत्या करने की शक्ति हो, उसमें हत्या न करने की शक्ति का न होना अचंभे की बात है। जिसमें दौड़ने की शक्ति हो, उसमें खड़े रहने की शक्ति न हो, इसे कौन मानेगा? जब हम कोई काम करने की इच्छा करते हैं तो शक्ति आप ही आप आ जाती है। तुम ये निश्चय कर लो कि तुम्हें बयान बदलना है, बस, और बातें आप आ जाएंगी। रमा सिर झुकाए हुए सुनता रहा। जालपा ने और आवेश में आकर कहा, अगर तुम्हें यह पाप की खेती करनी है तो मुझे आज ही यहां से विदा कर दो। मैं मुंह में कालिक लगाकर यहां से चली जाऊंगी और फिर तुम्हें दिक करने ना आऊंगी। तुम आनंद से रहना। मैं अपना पेट मेहनत मजूरी करके भर लूंगी। अभी प्रायश्चित पूरा नहीं हुआ है, इसीलिए ये दुर्बलता हमारे पीछे पड़ी हुई है। मैं देख रही हूं, यह हमारा सर्वनाश करके छोड़ेगी। रमा के दिल पर कुछ चोट लगी। सिर खुजलाकर बोला, चाहता तो मैं भी हूं कि किसी तरह इस मुसीबत से जान बचे। तो बचाते क्यों नहीं? अगर तुम्हें कहते शर्म आती हो तो मैं चलूं। यही अच्छा होगा। मैं भी चली चलूंगी और तुम्हारे सुपरडेंट साहब से सारा वृत्तांत साफ साफ कह दूंगी। रमा का सारा पसोपेश गायब हो गया। अपनी इतनी दुर्गति वह न कराना चाहता था कि उसकी स्त्री जाकर उसकी वकालत करे। बोला, तुम्हारे चलने की जरूरत नहीं है जालपा, मैं उन लोगों को समझा दूंगा। जालपा ने जोर देकर कहा, साफ बताओ, अपना बयान बदलोगे या नहीं? रमा ने मानो कोने में दबकर कहा, कहता तो हूं, बदल दूंगा। मेरे कहने से या अपने दिल से? तुम्हारे कहने से नहीं, अपने दिल से। मुझे खुद ही ऐसी बातों से घृणा है। सिर्फ जरा हिचक थी, वह तुमने निकाल दी। फिर और बातें होने लगी। कैसे पता चला कि रमा ने रुपये उड़ा दिए हैं? रुपये अदा कैसे हो गए? और लोगों को गबन की खबर हुई या घर ही में दबकर रह गई? रतन पर क्या गुजरी? गोपी क्यों इतनी जल्द चला गया? दोनों कुछ पढ़ रहे हैं या उसी तरह आवारा फिरा करते हैं? आखिर में अम्मा और दादा का जिक्र आया। फिर जीवन के मंसूबे बांधो जाने लगे। जालपा ने कहा, घर चलकर रतन से थोड़ी सी जमीन ले लें और आनंद से खेती बाड़ी करें। रमा ने कहा, कहीं उससे अच्छा है कि यहाँ चाय की दुकान खोलें। इस पर दोनों में मुबाहसा हुआ। आखिर रमा को हार माननी पड़ी। यहाँ रहकर वह घर की देखभाल न कर सकता था, भाइयों को शन न दे सकता था
और न माता पिता की सेवा सत्कार कर सकता था। आखिर घर वालों के प्रति भी तो उसका कुछ कर्तव्य है। रमा निरुत्तर हो गया। रमा मुंह अंधेरे अपने बंगले जा पहुंचा। किसी को कानों कान खबर न हुई। नाश्ता करके रमा ने खत साफ किया, कपड़े पहने और दारोगा के पास जा पहुंचा। त्योरियां चढ़ी हुई थी। दारोगा ने पूछा, खैरियत तो है? नौकरों ने कोई शरारत तो नहीं की? रमा ने खड़े खड़े कहा, नौकरों ने नहीं, आपने शरारत की है। आपके मातहतों, अफसरों और सब ने मिलकर मुल्लू बनाया है। दारोगा ने कुछ घबराकर पूछा, आखिर बात क्या है, कहिए तो। रमानाथ, बात यही है कि इस मामले में अब कोई शहादत न दूंगा, उससे मेरा ताल्लुक नहीं। आपने मेरे साथ चाल चली और वारंट की धमकी देकर मुझे शहादत देने पर मजबूर किया। अब मुझे मालूम हो गया कि मेरे ऊपर कोई इल्जाम नहीं, आप लोगों का चकमा था। पुलिस की तरफ से शहादत नहीं देना चाहता। मैं आज जज साहब से साफ कह दूंगा, बेगुनाहों का खून अपनी गर्दन न लूंगा। दारोगा ने तेज होकर कहा, आपने खुद गबन तस्लीम किया था। रमानाथ, मीजान की गलती थी। गवर्नर था, म्यूनिसिपैलिटी ने मुझ पर कोई मुकदमा नहीं चलाया। यह आपको मालूम कैसे हुआ? इससे आपको कोई बहस नहीं। मैं शहादत न दूंगा, साफ साफ कह दूंगा। पुलिस ने मुझे धोखा देकर शहादत दिलवाई है। जिन तारीखों का वह वाकया है, उन तारीखों में मैं इलाहाबाद में था। म्यूनिसिपल ऑफिस में मेरी हाजिरी मौजूद है। दारोगा ने इस आपत्ति को हंसी में उड़ाने की चेष्टा करके कहा, अच्छा साहब, पुलिस ने धोखा ही दिया, लेकिन उसका खातिरख्वा इनाम देने को भी तो हाजिर है। कोई अच्छी जगह मिल जाएगी, मोटर पर बैठे हुए सैर करोगे। खुगिया पुलिस में कोई जगह मिल गई तो चैन ही चैन है। सरकार की नजरों में इज्जत और रूसूख कितना बढ़ गया, यो मारे मारे फिरते। शायद किसी दफ्तर में क्लर्की मिल जाती, वह भी बड़ी मुश्किल से। यहां तो बैठे बिठाए तरक्की का दरवाजा खुल गया। अच्छी तरह कारगुजारी होगी तो एक दिन राय बहादुर मुंशी रमनाथ डिप्टी सुपरिंटेंडेंट हो जाओगे। तुम्हें हमारा एहसान मानना चाहिए और आप उल्टे खफा होते हैं। रमा पर इस प्रलोभन का कुछ असर न हुआ। मुझे क्लर्क बनना मंजूर है, इस तरह की तरक्की नहीं चाहता। ये आप ही को मुबारक रहे। इतने में डिप्टी साहब और इंस्पेक्टर भी आ पहुंचे। रमा को देखकर इंस्पेक्टर साहब ने गरमाया, हमारे बाबू साहब तो पहले ही से तैयार बैठे हैं, बस इसी की कारगुजारी पर वारा न्यारा है। रमा ने इस भाव से कहा, मानो मैं भी अपना नफा नुकसान समझता हूं जी। हाँ, आज वारा न्यारा कर दूंगा। इतने दिनों तक आप लोगों के इशारे पर चला, अब अपनी आंखों से देखकर चलूंगा। इंस्पेक्टर ने दारोगा का मुंह देखा, दारोगा ने डिप्टी का मुंह देखा, डिप्टी ने इंस्पेक्टर का मुंह देखा। ये कहता क्या है? इंस्पेक्टर साहब विस्मित होकर बोले, क्या बात है? हलफ से कहता हूं आप कुछ नाराज मालूम होते हैं। रमानाथ, मैंने फैसला किया है कि आज अपना बयान बदल दूंगा। बेगुनाहों का खून नहीं कर सकता। इंस्पेक्टर ने दया भाव से उसकी तरफ देखकर कहा, आप बेगुनाहों का खून नहीं कर रहे हैं, अपनी तकदीर की इमारत खड़ी कर रहे हैं। हलफ से कहता हूं, ऐसे मौके बहुत कम आदमियों को मिलते हैं। आज क्या बात हुई कि आप इतने खफा हो गए? आपको कुछ मालूम है दारोगा साहब, आदमियों ने तो कोई शोखी नहीं की। अगर किसी ने आपके मिजाज के खिलाफ कोई काम किया हो तो उसे गोली मार दीजिए। हलफ से कहता हूं। दारोगा, मैं अभी जाकर पता लगाता हूं। रमानाथ, आप तकलीफ न करें, मुझे किसी से शिकायत नहीं है। मैं थोड़े से फायदे के लिए अपने ईमान का खून नहीं कर सकता। 1 मिनट सन्नाटा रहा, किसी को कोई बात न सूझी। दारोगा कोई दूसरा चकमा सोच रहे थे, इंस्पेक्टर कोई दूसरा प्रलोभन, डिप्टी एक दूसरी ही फिक्र में था। रूखेपन से बोला, रमा बाबू, ये अच्छा बात न होगा। रमा ने भी गर्म होकर कहा, आपके लिए न होगी, मेरे लिए तो सबसे अच्छी यही बात है। डिप्टी, नहीं, आपका वास्ते इससे बुरा दूसरा बात नहीं है। हम तुमको छोड़ेगा नहीं। हमारा मुकदमा चाहे बिगड़ जाए, लेकिन हम तुमको ऐसा लेसन दे देगा कि तुम उम्र भर न भूलेगा। आपको वही गवाही देना होगा जो आप दिया। अगर तुम कुछ गड़बड़ करेगा, कुछ भी गोलमाल किया, तो हम तुम्हारे साथ दूसरा बर्ताव करेगा। एक रिपोर्ट में तुम यों कलायों को ऊपर नीचे रखकर चला जाएगा। ये कहते हुए उसने आंखें निकालकर रमा को देखा, मानो कच्चा ही खा जाएगा। रमा सहम उठा। इन आतंक से भरे शब्दों ने उसे विचलित कर दिया। ये सब कोई झूठा मुकदमा चलाकर उसे फंसा दें तो उसकी कौन रक्षा करेगा? उसे यह आशा न थी कि डिप्टी साहब, जो शील और विनय के पुतले बने हुए थे, एक बारगी ये रुद्र रूप धारणा कर लेंगे, मगर वह इतनी आसानी से दबने वाला न था। तेज होकर बोला, आप मुझसे जबरदस्ती शहादत दिलाएंगे? डिप्टी ने पैर पटकते हुए कहा, हाँ,
जबरदस्ती दिलाएगा। रमानाथ, यह अच्छी दिल लगी है। डिप्टी तोम पुलिस को धोखा देना दिल लगी समझता है। अभी 2 गवाह देकर साबित कर सकता है कि तुम राजकरोह की बात कर रहा था। बस चला जाएगा 7 साल के लिए। चक्की पीसते पीसते हाथ में गड्ढा पड़ जाएगा। ये चिकना चिकना गाल नहीं रहेगा। रमा जेल से डरता था। जेल जीवन की कल्पना ही से उसके रोएं खड़े होते थे। जेल ही के भय से उसने ये गवाही देनी स्वीकार की थी। वही भय इस वक्त भी उसे कातर करने लगा। डिप्टी भाव विज्ञान का जाता था। आसन का पता पा गया। बोला, वहां हलवा पूरी नहीं पाएगा। धूल मिला हुआ आटा का रोटी, गोभी के सड़े हुए पत्तों का रसा और अरहर के दाल का पानी खाने को पावेगा। काल कोठरी का 4 महीना भी हो गया तो तुम बच नहीं सकता, वहीं मर जाएगा। बात बात पर वार्डर गाली देगा, जूतों से पीटेगा। तुम समझता क्या है? रमा का चेहरा फीका पड़ने लगा। मालूम होता था प्रतिक्षण उसका खून सूखता चला जाता है। अपनी दुर्बलता पर उसे इतनी ग्लानि हुई कि वह रो पड़ा। कांपती हुई आवाज से बोला, आप लोगों की ये इच्छा है तो यही सही। भेज दीजिए जेल। मर ही जाऊंगा ना, फिर तो आप लोगों से मेरा गला छूट जाएगा। जब आप यहां तक मुझे तबाह करने पर आमादा है तो मैं भी मरने को तैयार हूं। जो कुछ होना होगा होगा। उसका मन दुर्बलता की उस दशा को पहुंच गया था जब जरा सी सहानुभूति, जरा सी सहृदयता सैकड़ों धामकियों से कहीं कारगर हो जाती है। इंस्पेक्टर साहब ने मौका ताड़ लिया। उसका पक्ष लेकर डिप्टी से बोले, हलफ से कहता हूं, आप लोग आदमी को पहचानते तो है नहीं, लगते हैं रोब जमाने। इस तरह गवाही देना हर एक समझदार आदमी को बुरा मालूम होगा। यह ददरती बात है। जिसे जरा भी इज्जत का ख्याल है वह पुलिस के हाथों की कठपुतली बनना पसंद करेगा। बाबू साहब की जगह मैं होता तो मैं भी ऐसा ही करता, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि ये हमारे खिलाफ शहादत देंगे। आप लोग अपना काम कीजिए, बाबू साहब की तरफ से बेफिक्र रहिए। हलफ से कहता हूं। उसने रमा का हाथ पकड़ लिया और बोला, आप मेरे साथ चलिए बाबूजी, आपको अच्छे अच्छे रिकॉर्ड सुनाऊं। रमा ने रूठे हुए बालक की तरह हाथ छुड़ाकर कहा, मुझे दिक्न कीजिए। इंस्पेक्टर साहब, अब तो मुझे जेल खाने में मरना है। इंस्पेक्टर ने उसके कंधों पर हाथ रखकर कहा, आप क्यों ऐसी बातें मुंह से निकालते हैं? साहब, अब जेल खाने में मरे आपके दुश्मन। डिप्टी ने तस्मा भी बाकी न छोड़ना चाहा। बड़े कठोर स्वर में बोला, मानो रमा से कभी का परिचय नहीं है। साहब, यूं हम बाबू साहब के साथ सब तरह का सलूक करने को तैयार है, लेकिन जब वह हमारा खिलाफ गवाही देगा, हमारा जड़ खोदेगा, तो हम भी कार्रवाई करेगा, जरूर से करेगा, कभी छोड़ नहीं सकता। इसी वक्त सरकारी एडवोकेट और बैरिस्टर मोटर से उतरे। तो मित्रों, आपने सुना गबन का यह भावनात्मक और विचारोत्तेजक अध्याय। 4 भाग 36 से 40 जुड़े रहिए साहित्य सागर के साथ। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।